कहानी शुरू होने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि ये कहानी एक ऐसे गरीब बाप की और उसकी बेटी के बारे में है जो गरीबी की वजह से मजबूरन अपनी बेटी की शादी एक हिजड़े से करा देता है। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी होती है जिसे उसे अपनी बेटी की शादी एक हिजड़े के साथ करानी पड़ी, और शादी की पहली रात लड़की ऐसा क्या देखती है जो वह बेहोश हो जाती है। ये जानने के लिए चलते हैं पूरी कहानी सुनने के लिए। तो शुरू करते हैं आज की सच्ची कहानी। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी। शादी के सुर्ख जोड़े में बस गोटा ही लगा था। उसे मैंने पहन लिया था क्योंकि ऐसा कम कीमत का जोड़ा मेरे गरीब माँ बाप मुझे दे सकते थे। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए मामूली जोड़े में भी बहुत अच्छी लग रही थी। मेरी सहेली मेरे पास बैठी मुझे शाहरुख के नाम से चिढ़ा रही थी। मेरे पापा एक कंपनी में मामूली सी नौकरी करते थे, इससे हमारा गुजर बसर ही होता था। फिर मेरे माँ बाप ने कर्जा उठाकर मेरा थोड़ा बहुत दहेज बना लिया था। यहाँ तक कि 18 कैरेट के सोने के टॉप्स मेरे सास के लिए भी बनवाए थे। मेरी बारात आ चुकी थी। शादी का इंतज़ाम मेरे पापा ने घर के सहन में ही किया था, क्योंकि बारात में सिर्फ 30 आदमी हैं और बाबा ने कहा कि इतने लोगों का इंतज़ाम हमारे घर में अच्छे से हो जाएगा। बारातियों के आने पर ढोल की आवाज़ ने मेरे दिल की धड़कन को और भी बढ़ा दिया था। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान सज गई थी। नाचने गाने की आवाज़ ही मेरे जहन से चल रही थी। मेरे छोटे बहन भाई और सहेलियाँ बारात देखने सहन में जा चुके थे। दिल तो मेरा भी बेताब था कि अपनी बारात को देख सकूं, लेकिन मैं अपनी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकी थी, क्योंकि मैं दुल्हन थी और मैं अभी अपने दूल्हे को नहीं देख सकती थी। मैं अभी बाहर की तरफ देख रही थी जब मेरा 10 साल का भाई मेरे कमरे में आया। वह बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था। उसने कहा, "अपी, आपकी शादी पर नाचने के लिए हिजड़े आए हैं जिनसे आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है। बहुत डांस कर रहे हैं, हमारे सहन में बहुत मज़ा आ रहा है।" ये कहकर वह बाहर चला गया था। मेरे छोटे भाई मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। अपनी छोटी से छोटी बात भी मुझसे ज़रूर बताता था। एक तरफ मेरे दिल में मायके से जुदा होने का गम भी था, क्योंकि मेरी उम्र बस 18 साल की हुई थी कि मेरी माँ को मेरी शादी की फ़िक्र पड़ गई थी। मुझसे छोटी 2 बहनें और थीं और सबसे छोटा मेरा एक ही भाई था। मेरा रिश्ता हमारे पड़ोस की खाला ने कराया था। शाहरुख उनसे दूर के रिश्तेदार थे। बस आने जाने में ही रिश्ता तय हो गया था। रिश्ता होते ही मेरी सास ने कहा कि हमारे यहाँ पर रिवाज है कि रिश्ता तय होते ही लड़कों के घर वालों को जोड़े दिए जाते हैं। ये मेरी सास की पहली फरमाइश थी, जो मेरी माँ ने अपने कानों में झुमके बेचे और मेरे ससुराल वालों के लिए अच्छे अच्छे जोड़े बना दिए। बहरहाल इसके बाद तो ये सिलसिला जैसे चलता ही गया। न सिर्फ फर्नीचर, ज़रूरत की हर चीज़ मेरे पापा ने मुझे हर चीज़ बना कर दी थी, ताकि मेरी बेटी के ससुराल में इज्जत हो सके। अपने माँ बाप की जितनी भी कदर करती उतनी ही कम थी। उन्होंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी। बाहर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था और मेरा दिल बाहर जाने के लिए रो रहा था। बिना देखे ही मैं बाहर खो जाने वाले हंगामों को महसूस कर सकती थी कि तभी अचानक से ढोल की आवाज़ एकदम से बंद हो गई थी। एकदम से ना जाने क्यों खामोशी सी छा गई थी, जैसे कि सहन में कोई हंगामा हो ही नहीं रहा हो। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि शायद खाना शुरू हो गया है, लेकिन फिर मेरे पापा की रोने की आवाज़ ने मुझे बेचैन सा किया था। मेरे कमरे की खिड़की सहन में भी खुलती थी, लेकिन मैंने खिड़की के पास नहीं गई थी कि अगर किसी की नज़र मुझ पर पड़ गई तो लोग क्या सोचेंगे, ये कैसी दुल्हन है। लेकिन अब मैंने अपने पापा की आवाज़ सुनी थी तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई थी। मैं बुरी तरीके से घबरा गई। मैं उठकर खिड़की के पास आई और खड़ी हो गई। मैंने हाथ से वह खिड़की खोली तो देखा कि मेरे पापा मेरे ससुर के पाँव में बैठे हुए कह रहे थे कि ऊपर वाले के लिए मेरी बेटी की बारात वापस लेकर मत जाओ। यह सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। वह लोग क्यों मेरी बारात वापस ले जा रहे थे, मैं सोचकर परेशान हुई थी। मेरे दिल की धड़कन अजीब सी थी। मेरे सास और अपने होने वाले पति की माथे पर भी बल थे। मेरी सास मेरी माँ से कह रही थी कि तुम लोगों को इज्जत रास नहीं आती है। रिश्तेदार मुझे बातें बना रहे हैं कि किस लड़की से तुमने अपने बेटे का रिश्ता तय कर दिया है। अब या तो आप लोग मेरे बेटे को दहेज में काट देंगे या फिर ये बारात यहाँ पर नहीं रहेगी, बारात वापस चली जाएगी। ये सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर गया था। मेरे बाप उनके सामने हाथ जोड़े खड़े थे, जैसे गरीब होना एक बहुत बड़ा गुनाह है और बिना दहेज के बेटी की शादी करना सबसे बड़ा गुनाह होता है। मैं इस कदर परेशान थी कि उससे ज़्यादा क्या हो सकती थी। किसी की बेटी की बारात कहीं लौट कर जाना कोई आम तो बात नहीं थी। माँ बाप की इज्जत पर दाग आना था, वह अलग बात थी, और एक लड़की के मुंह पर यह बहुत बड़ा धब्बा था। दुनिया तो उसको बदनसीब कहकर ही मार डालती। उसका दोबारा रिश्ता होना मुमकिन नहीं था। सब यही कहते कि यकीनन लड़की ने में ही ऐप था, जो यूं बारात वापस लौट कर चली गई थी। और जो फरमाइश उन लोगों ने की थी, मेरा बाप अपने आप को बेचकर भी उनकी फरमाइश को पूरा नहीं कर सकता था। मेरे जैसे गरीब लोगों की बच्चियां इसी वजह से बाप की चौखट पर बुढ़ापे की दहलीज पर जा पहुंचती है, क्योंकि उनके माँ बाप के पास लड़के की फरमाइश पूरी करने के लिए पैसे नहीं होते।
मेरी माँ मेरी सास के सामने हाथ जोड़कर अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी। हमारा घर खुशियों की बजाय गम में आ गया था। वहाँ पर मौजूद सब लोग खामोश खड़े तमाशा देख रहे थे और वह शख्स जो मेरा पति बनने जा रहा था वह हंसी की तस्वीर बनाकर खड़ा था। मेरा पढ़ा लिखा पति अपने जाहिलपने का सबूत दे रहा था और मेरे माँ बाप की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा था। कहने लगा कि जब ये लोग मुझे अभी इज्जत नहीं दे रहे थे तो शादी के बाद क्या देंगे। मुझे इस शख्स की घटिया और छोटी सोच पर अफसोस हुआ था। क्या इज्जत का ताल्लुक पैसे से होता है? जिनके पास देने के लिए दहेज नहीं होता वे क्या दामाद की इज्जत नहीं करते हैं? मुझे आज ये बात समझ में आ रही थी कि क्यों बेटी पैदा होने पर हम जैसे लोगों के चेहरे पर मायूसी छा जाती है। वजह यही है कि बेटियों की शादी बाप कर नहीं सकते। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मेरे बाप के आंसू में बहकर गर्दन के नीचे से जा रहे थे और उसके जोड़े हाथ बुरी तरह से कपकपा रहे थे। अपनी इज्जत के खातिर मेरा वह बाप जो गुर्बत में कम रोटी तो खा लेता था लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ता था और ना ही अपनी ज़रूरतों के मारे भीख मांगता था, आज मेरी इज्जत की वजह से वे किसी के सामने इस तरह भीख मांगने पर मजबूर थे। मैं अपने आंसुओं को साथ बाहर सहन में आ गई। मुझे देखकर सब बाराती हैरत से देखने लगे थे। मैंने जाकर अपने बाप के जुड़े हाथ पकड़ लिए। मैंने कहा, बस बहुत हो चुका है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी के सामने हाथ जोड़ने की या सर झुकाने की। बारात वापस लेकर जानी है तो लेकर चले जाएं। मुझे खुद ऐसे घर में नहीं जाना जो सारी ज़िंदगी मेरे बाप की यही इज्जत के नाम पर मेरे बाप का खून चूसते रहे। मेरी सास मुझसे कहने लगी कि तौबा तौबा, लड़की की ज़बान तो देखो कितनी लंबी है, ना इसमें शर्म है ना है लिहाज है। अच्छा हुआ कि हमें इन लोगों की असलियत सामने से देख ली। मेरी बात पर वह औरत इतना अलग रंग दे रही थी। बारात में सभी आई औरतें मेरी सास की बातें सुनकर तानों की बोलियां बोलने लगी थी। मेरी माँ मेरे पास आकर मुझे चुप हो जाने के लिए कहने लगी। वह लोग अपनी बारात वापस ले जाने लगे। मेरा बाप उनके हाथ पकड़ पकड़ कर रोक रहा था, उनकी मिन्नतें कर रहा था। ऐसा मत करो, मेरी नेक और पाक लड़की को बदनाम मत करो। वह बदनाम हो जाएगी और फिर उसके कोई रिश्ते नहीं आएंगे। ऊपर वाले के लिए मेरी बच्ची के साथ जुल्म मत करो। अपने बाप की बेइज्जती देखकर मेरा दिल घुट घुट कर रह गया था। मेरी वजह से उन्हें जो गम मिला था, मेरा दिल कह रहा था कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। वहाँ मोहल्ले के लोग अब भी खड़े हमारा तमाशा देख रहे थे। एक तरफ हिजड़े खड़े थे जो शायद अपने पैसों के लिए नाचने गाने आए थे। मेरा बाप ज़मीन पर गिर गया था। मैं उनके पास गई थी, उन्हें बाजू से पकड़कर सहारा देकर कुर्सी पर बैठा दिया था, लेकिन मेरे बाप की हालत बिल्कुल ख़राब सी हो गई थी। कहने लगे कि मेरी बच्ची की बारात अब कभी नहीं आएगी, कोई उसे इज्जत नहीं देगा। जाने इन्हें क्यों मेरा गम खाए जा रहा था। इनके हाथ और पूरा वजूद थर थर काँप रहे थे, उनके आंसू बह रहे थे। मेरी माँ बहन भाई सब रो रहे थे। अभी यही तो मेरे बाप से सहा नहीं जा रहा था कि जब हमारे दरवाजे के सामने एक खाने वाले की गाड़ी आकर खड़ी हो गई थी। बारातियों के खाने बर्तन आ चुके थे। बाबा ने खाने वालों से तय की थी कि मेरी बेटी के ससुराल का मामला था, खाना बहुत अच्छा और टाइम से बना देना ताकि गरम गरम खाना बारातियों को मिल सके। लेकिन अंदर का मंजर देखकर वे लोग भी चुप हो गए थे। मेरे बाबा अब खड़े होकर मोहल्ले वालों और रिश्तेदारों से हाथ जोड़कर कहने लगे थे कि ऊपर वाले के लिए मेरी बेटी से कोई भी शादी कर लो, मेरी बच्ची की लाज रख लो। अगर आज ये शादी नहीं हुई तो उसकी शादी कभी नहीं होगी। लेकिन सब खामोश खड़े थे। कोई मर्द ऐसा नहीं था कि ऐसे हालात में मुझे अपनी इज्जत बनाता। ये मेरे बाप की बेबसी की आखिरी हद थी। मोहल्ले वाले भी कतराते हुए बाहर से बाहर निकलने लगे थे जब एक हिजड़ा मेरे बाप के सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दीजिए। मैं तो अपनी बारात के वापस लौटने का मातम मना रही थी कि जब ये बात सुनकर मेरे कान सुनना बंद हो गए थे। ऐसे कैसे हो सकता था, सोचकर भी मेरे पूरे वजूद में पसीना आने लगा था। मुझे तो बचपन से ही इन हिजड़ों से डर लगता था। बेशक इस शख्स ने मेरा दिल रखने के लिए कहा होगा, मेरा बाप तो ऐसा नहीं कर सकता था। मैं अभी यही सोच रही थी कि बाबा ने मौलवी साहब को देखते हुए कहा कि आप मेरी बेटी की निकाह पढ़ना शुरू करें। यह सुनकर तो मैं पूरी तरीके से घबरा गई थी। बाबा ऐसा कैसे कर सकते थे? मैं जानती हूँ कि बाबा का दुख ज़्यादा था, लेकिन वह मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर कैसे कर सकते थे? अभी तो मैं वह सह ही नहीं पाई थी कि बाबा की बात ने मुझे तोड़ कर रख दिया था। मैं बाबा का हाथ पकड़ ली थी। मैंने कहा, बाबा आप ही क्या कह रहे हो? मैं कैसे किसी भी हिजड़े से शादी कर सकती हूँ? मुझे तो सोचकर भी डर लगता था। मुझे तो उनसे पहले से ही डर महसूस होता था। मुझे याद आने लगा जब हमारे भाई पैदा हुए थे तो बाबा घर में हिजड़े बुला कर लाए थे और मैं अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके खौफ के मारे अंदर बैठी थी। फिर बाबा कहने लगे कि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी इज्जत रख लो। तेरी छोटी बहन भी है, अगर आज तू रुखसत होकर आ गई तो तेरी बहन की शादी हो नहीं पाएगी। लेकिन मैं ऐसा कर सकती थी। मैंने कहा, बाबा ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है कि किसी ने कभी किसी हिजड़े से शादी की हो। वो कहने लगा, मेरी इज्जत रख लो। तो मैं रोने लगी थी लेकिन चुप हो गई थी। मैं शायद
लड़की होगी जिसकी शादी किसी हिजड़े से हुई होगी। मैं रोती जा रही थी और मेरे वजूद में कोई जान ही बाकी ना रही थी। मैं अपने बाप के घर से अपना बेजान वजूद लिए रुखसत हुई थी। टैक्सी में उसी हिजड़े के साथ बैठकर मुझे थोड़ा सा डर महसूस हो रहा था। वे 3 हिजड़े थे जो मेरी शादी में नाचने के लिए आए थे। मैंने तो आँख बंद करके उनको देखा भी नहीं था। एक टैक्सी ड्राइवर के साथ सीट पर बैठा था और 2 मेरे साथ पीछे वाली सीट पर बैठे थे। पूरा रास्ता टैक्सी में सिसकियाँ ही निकली रही थी। अपने होने वाले पति के हवाले से मैंने बहुत ज़्यादा ख्वाब देखे थे, लेकिन ये नहीं मालूम था कि मेरी रात एक हिजड़े के साथ होगी। इस सोच ने मुझे रोने पर मजबूर कर दिया था। मुझे आने वाले वक्त का सोच सोच कर डर हो रहा था। मैं लगातार रोती जा रही थी। गाड़ी एक छोटे से कस्बे में छोटे से घर के सामने आकर रुकी थी। एक हिजड़े ने मेरी गाड़ी से उतरने में मदद की थी। मेरा पति था। टैक्सी ड्राइवर को पैसे देने के बाद में मुझे अपने घर पर ले गया था, लेकिन जैसे ही मैं इस घर में दाखिल हुई, एक तूफान मेरा इंतज़ार कर रहा था। 3-4 हिजड़े बदतमीज़ी कर रहे थे। वहाँ पर 3-4 हिजड़े थे तो आपस में लड़ रहे थे, और जो मुझे देखकर अब सीधे से खड़े हो गए थे, मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगे। तो हमारे साथ आई है, दूसरे हिजड़े ने कहा कि गुरुमां ने इससे शादी कर ली है, यानी मेरा पति उसका सरदार था। ये बात सुनकर सामने वाले हिजड़े नाच गाने लगे और बहुत ज़्यादा शोर होने लगा था। मैं पहले से ही अपने गम से मौजूद वजूद के साथ वहाँ पर दाखिल हुई थी और ढोल का इस तरीके से बज रहे थे जैसे उनकी मन की मुरादें पूरी हो गई हो। मैं गेट पर खड़ी अपनी ज़िंदगी का वह तमाशा देख रही थी जिसका तसव्वुर भी एक औरत को जिंदा मारने के लिए काफ़ी था। मैं पूरे वजूद में बिजली के इस वक्त दौड़ गई जब जब मेरा हाथ उसने पकड़ा था जो मेरा पति था। मैंने अभी तक उसे नज़र उठाकर नहीं देखा था, लेकिन उसके बारे में सोचकर मुझे खौफ लगा था। मुझे अपने वजूद से और नफरत महसूस हो रही थी। जो हाथ मेरा हिजड़े के हाथ में था वह मुझे सामने बने कमरे में ले गया और कहने लगा, तो वहाँ पर बैठ जाओ, मैं बच्चों को खाना खिला कर आता हूँ। ये कहकर वह बाहर चला गया था। बाहर से आवाज़ आ रही थी। जो छोटे हिजड़े कह रहे थे कि तू तो कहकर गया था कि शादी पर जा रहे हैं और वापसी पर खाना लेकर आएंगे, लेकिन बिरयानी लेकर आएगा। हम तो रूखी रोटी खाए हैं। क्या ऐसी दुल्हन है तुम्हारी? कैसी शादी की है तूने जो खाना तक लेकर नहीं आया? बाहर की सारी आवाज़ अंदर आ रही थी, लेकिन मैं गुरु यानी मेरे पति के एक दहाड़ पर सफा हो गए थे। अंदर कमरे में बैठे मैं भी काँप रही थी। कहने लगा कि मुझे कोई बहस नहीं चाहिए, जल्दी से खाना खा लो और जाकर सो जाओ। इसके बाद वहाँ से किसी शोर की आवाज़ नहीं आई थी। हमें अपनी बुरी किस्मत पर रो रो कर मातम मना रही थी। मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला तो मेरे सांस अंदर थम सा गया था। जब दरवाज़ा बंद हुआ तो मुझे लगा कि अब मेरे साथ पता नहीं क्या होगा। ये सोचकर मेरी रूह तक काँप गई थी। वह इस वक्त मर्दाना लिबास में नहीं था बल्कि सलवार सूट पहने हुआ था, लेकिन मेरा यह हाल था कि आज मेरा दम ही निकल जाएगा। मेरे पेट में गर्मी बढ़ने लगी थी। कहने लगा कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, जो सब कुछ तुम्हारे साथ हुआ, ये क्या करूं? उसने मेरा कांपता हुआ हाथ थामा और उसके हाथ में मेरे हाथ ज़्यादा फर्क नहीं थे। उसके हाथ बिल्कुल छोटे थे। उसकी गुर्बत का सोचकर मेरी हालत ख़राब होने लगी थी। मेरा दिल बहुत बुरे तरीके से जलने लगा था। मैं लंबे लंबे सांस बढ़ाने लगी कि मुझे लगा मेरा दम घुट रहा है, जब मेरे वजूद से जान निकल रही है। मैं अपने होश आवाज़ खो बैठी थी। मैं बेहोश हो चुकी थी। बात ऐसी ही थी। कोई भी लड़की ऐसी सिचुएशन में या तो मर सकती है या फिर बेहोश हो सकती है। जब मैं उठी तो मैं बेड पर लेटी थी और वह नीचे फर्श पर लेटा हुआ था। उसका चेहरा मैंने पहली बार देखा था। देखने में वह लड़का ही लग रहा था, लेकिन उसकी हरकतें कुछ लड़कियों जैसी थी और चेहरा गोरा था और बाल बिल्कुल मर्दों की तरह थे। वो उस वक्त सलवार सूट पहन रखे था। मैंने कमरे में मौजूद अलमारी को खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारी औरतों के कपड़े रखे हुए थे। क्योंकि मैं एक हिजड़े की बीवी थी तो मुझे कपड़े मिलने में कोई परेशानी नहीं हुई। मैंने अपने कपड़े बदले और बाहर आई तो वह भी उठ चुका था। उसने मेरी तरफ देखा कि उसकी बेताब होकर मेरे पूरे वजूद को देखा, लेकिन उसकी नज़र ने मुझे गड़बड़ाहट में डाल दिया। मैं घूंघट करके बेड पर लेट गई। वह सीधा वॉशरूम में गया था। बाहर आते ही कमरे से बाहर चला गया था। थोड़ी देर बाद मेरे लिए गिलास का दूध लेकर आया और कहने लगा कि पी लो, तुम रात से भूखी हो। मुझे भूख तो बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। मैंने वह गिलास नहीं पकड़ा। शायद मेरा खौफ ज़्यादा चेहरा देखकर मेरी बात समझ गया था और कहने लगा कि मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। पहले दूध का गिलास पी लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देता हूँ। मेरे हाथ में दूध का गिलास लेकर बाहर निकल कर चला गया था। फिर वह मेरे लिए नाश्ता लेकर आ गया था। दिन भर मैं कमरे में ही रही थी। उस आदमी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा था, यहाँ तक कि मुझे छुआ तक नहीं था। वह मुझे कुछ भी नहीं कह रहा था, लेकिन उसकी नज़र मुझे खौफ में डाल देती थी। मुझे इस बात से हैरत थी कि जो कम उम्र के हिजड़े थे वह स्कूल जाते थे। जब भी वह वापस आते तो रो रो कर कहते थे कि हमारा लोग मजाक उड़ाते हैं और हमें देखते हैं और आप हमें क्यों भेजते हो। लेकिन मैं कहता कि मुझे तुम दोनों को पढ़ाना है और तुम लोगों की बातों को
अगर बुरा मानोगे, जब कुछ कल बन जाओगे तो ये लोग तुम्हें सलाम करेंगे। मुझे उस शख्स की ये बात ने हैरत में डाला था। 3 हिजड़े 22 साल की उम्र के थे और बाकी 16-17 साल के। आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चला कि जो मेरा पति है वह बचपन से ही यहाँ पर रहता है और वो नाच गा कर पैसे लाता था और रात को ही घर पर लौटते थे। वह पूरे घर का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। एक बार तो उन्होंने मुझे कपड़े भी ला कर दिए थे। बस मेरा उनका रिश्ता एहसास का रिश्ता बन गया था। उनके सारे काम मैं चुपचाप कर दिया करती थी, लेकिन एक बार जो मेरे साथ हुआ, मेरे होश ही उड़ गए। सुबह में वे नाच गाने के लिए गए हुए थे। जब पीछे दरवाज़ा बजा, मैंने पूछा कि आप कौन हैं? तो कहने लगा कि दरवाज़ा खोलो, हम पुलिस वाले हैं। यह सुनकर तो मैं डर गई थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो 9 नौजवान अंदर दाखिल हुए थे और कहने लगे कि हम इस मोहल्ले के बदमाश हैं। पता चला है कि गुरु ने एक लड़की से शादी की है। वह तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, तो हमें तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर देते हैं। उस वक्त छोटे हिजड़े स्कूल गए हुए थे। मैं डर गई थी और मैंने कहा, निकलो मेरे घर से, मैंने शोर मचा दूंगी। लेकिन वह ज़बरदस्ती मुझे कमरे में लेकर गए थे। मैं बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ चिल्लाने लगी और तभी मेरे पति वहाँ पर आ गए और उन्होंने उन आदमियों को मारा और कहने लगे कि दोबारा मेरी बीवी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो आंखें निकाल दूंगा। वह लोग वहाँ से भाग चुके थे। मेरा पति बहुत ज़्यादा गुस्से में था। पहले वह मुझे चिल्लाकर बोला कि तुमने दरवाज़ा खोला, खबरदार जो मेरी गैर मौजूदगी में तुमने दरवाज़ा खोला। मैं पहले ही रो रही थी और रोने लग गई थी। रात को मैंने अपना मुंह फेर लिया। मेरा कोई कसूर था जो कुछ मेरे साथ हुआ था? ऐसा देखकर वे सोने की वजह से बल्कि मेरे पास बिस्तर पर आकर बैठ गए और कहने लगे कि वह एक लड़का है, हिजड़ा नहीं है। मैं यतीम खाने में पढ़ा था, इसलिए पढ़ाई हासिल नहीं कर पाता था, लेकिन पैदाइश के तौर पर मेरे हाथ पैर लड़कों जैसे नहीं थे और चेहरा भी ऐसा ही था। जब मैं बड़ा हुआ तो उसे लोगों ने लड़का मानने से इनकार कर दिया और अपनी बिरादरी में रखने से इनकार कर दिया था। कोई भी काम पर नहीं रख पाता था और मुझे यही कहते थे कि जानबूझकर लड़का बना हुआ है। मुझे यही सही लगा कि अपनी ज़िंदगी को ये सज़ा दूं और इन हिजड़ों की ज़िंदगी को संवार दूं, उन्हें तालीम कराकर उन्हें अच्छा बनाऊं। ऐसे नाच गा कर ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन तुम्हारी शादी पर तुम्हारे बाप को रोता हुआ देखकर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने सोचा कि हाँ कर देनी चाहिए। मेरा पति बहुत अच्छा आदमी था। वह सिर्फ हिजड़ों को पढ़ाना चाहता था। जो उसके साथ गलत हुआ था, वह एक लड़का होने के बावजूद भी लोगों में हिजड़ा बनकर रह रहा था और लोगों ने उसे हिजड़ा करार कर दिया था। यह उसकी बदकिस्मती थी। धन्यवाद दोस्तों।